हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जून 2023 के पेपर की। जून 2023 में जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम हिंदी का आज तक का ये था। और यकीन मानिए, अगर इसको पेपर को हल करना आप सीख गए ना, किस तरीके के से सवालों की प्रकृति होगी, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, किस तरीके से सवालों को हल किया जा सकता है, समझते हैं। तो पहला सवाल है निम्नलिखित में से दो कथन आपके पास दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन दो कथनों में से बताना है सही गलत कौन से हैं। गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसको समझ लेते हैं। गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तीसरा पद प्रधान है, और जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो ये बात एकदम सही है, करेक्ट है। दूसरा है राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान हैं, दोनों बराबर हैं। राम और कृष्ण दोनों पद मुख्य है, तो वहाँ पर जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास बनता है। द्वंद्व समास बनता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये गलत है। तो ये द्वंद्व का है, ये तत्पुरुष का नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है मैला आंचल, हमारे पाठ्यक्रम का उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा था। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? आपको पता है, बावन दास को जब फेंका गया था नदी में, वहाँ पर कलीमुद्दीनपुर घाट पर एक चीथड़ा लटका दिया गया था। क्या लटका दिया था? चीथड़ा लटका दिया। तो लोग अपनी आस्था का प्रतीक उसको मानने लगे थे, अपनी चिथड़े वहाँ पर बांधने लगे थे। तो चेथरिया पीर उसको कहा गया था। क्या नाम दिया गया था? चेथरिया पीर। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। नंबर 3 सवाल है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। 4 रचनाएं आपके पास दी गई हैं, तो इनमें से छांट करके आपको बताना है कौन सी रचना सूफी रचना नहीं है। देखिए, इंद्रावती सूफी रचना है, यूसुफ जुलेखा भी सूफी रचना है, और हंस जवाहिर भी सूफी रचना है। ये साफ दिख रही हैं। अब यहाँ शाम सगाई की बात की जा रही है, तो शाम सगाई आपको बता दूँ नंददास की रचना है। किसकी रचना है? नंददास की है। 63 पद उसमें हैं, 63 पद हैं। और एक बात, श्याम इसके नायक हैं, श्यामा इसकी नायिका है। तो श्याम और श्यामा की सगाई का वर्णन जो है इस रचना में दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। भोला राम का जीव कहानी है। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? तो इसका सही उत्तर है, तथ्यात्मक सवाल है, सही उत्तर इसका 5 साल, यानी कि 5 साल तक भोला राम का जीव, इस कहानी के अनुसार भोला राम की आत्मा को भटकना पड़ा, यानी कि 5 साल तक उसको पेंशन नहीं मिली। 5 वर्ष बाद उसका ये सिलसिला शुरू होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, इसको समझिए। निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए, यानी कि एक आरोही क्रम जिसको बोलते हैं ना, नीचे से ऊपर, वैसे लगाइए। तो यहाँ पर 5 कविताएं हमारे पास हैं, सीक्वेंस से उनको लगाना है। पहली असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा 1961 में आई थी। आगे की ये कविता है 1961 में आई थी। दूसरी है परिवर्तन, ये पंत की कविता है, परिवर्तन आई थी 1924 में, 1924। कुकरमुता आपको पता है ये 1942 की रचना है, 1942 में ये आई थी। उसके बाद है मोचीराम का जो प्रकाशन है 1972 है, 72 है। ठीक है, बची एक और कविता अंधेरे में का प्रकाशन है 1964, यहाँ लिख देता हूँ 1964, ये रहा। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो पहले 1924, और 1924 में कौन सी आई है? परिवर्तन। तो पहले परिवर्तन कविता आ जाएगी, यानी कि बी पहला आएगा, पहला बी आ जाएगा। दूसरा 24 के बाद होगा 42, और 42 में कौन सी रचना आई थी? कुकरमुता। तो कुकरमुता यानी कि सी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन जाएगा? सी। तीसरा आएगा 1961, और 1961 में जो रचना आई थी वो थी असाध्य वीणा, तो ये आ जाएगा ए पार्ट, असाध्य वीणा। ठीक है, 1961 के बाद 1964, और 1964 में आई थी अंधेरे में है ई, तो ये ई बन गया इसके आगे। उसके बाद लास्ट जो बचा है वो 1972, यानी कि 1972 की आपकी मोचीराम जो सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इसमें से अगर ऑप्शन छाटें तो पहले BCAE, इसको अगर देखें BCAE, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है BCAED, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, विवेकानंद के कौन से कथन इनमें से हैं? आपको बताना है इनमें से विवेकानंद के कथन कौन से हैं।
ठीक है। तो पहला कथन है, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन विवेकानंद का है, एकदम सही है। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है, विवेकानंद का कथन है ये। ठीक है। दूसरा जो है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। तो ये कथन भी विवेकानंद का है, तो एकदम सही है, बी वाला भी विवेकानंद का है। ठीक है। तीसरा कथन है, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। ये कथन विवेकानंद का नहीं है। तो ये कथन है किसका? कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा, मानव हृदय में मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ये भी विवेकानंद का कथन नहीं है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और समान अवसरों की बात विवेकानंद ने की थी, तो ये भी विवेकानंद का कथन है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? बहुत आसान सवाल ये बन गया है। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो ये प्रसाद की भाषा है, आपको समझ में आ गई। कामायनी से ये अंश लिया गया है, लेकिन बताना है ये कौन से सर्ग से है। तो आपको पता है एक हमारा सर्ग लज्जा है, छठा सर्ग है ये लज्जा, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। 15 सर्ग टोटल कामायनी में है। सीक्वेंस आपको पता ही है, चिंता सा श्रद्धा काम, पूरी करके आप कमेंट में बताइए कि कौन कौन से सर्ग कामायनी में है। सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। बेहतरीन सवाल एक और, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 5 किताबें यहाँ पर दी गई हैं, इनको समझिए। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज आई थी 1982 में। ये नामवर सिंह की रचना है, नामवर सिंह की बेहतरीन किताब है ये। इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना जो है 1957 की रचना है। उसके बाद कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये भी नामवर की रचना है। कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये तो आधुनिक रचना है, 2016 में ये आई थी, 2016 में आई थी, बहुत नई है ये। कविता के नए प्रतिमान, बेहतरीन, जो पुरानी किताब है 1968 में आई थी, कविता के नए प्रतिमान। उसके बाद आलोचना और विचारधारा, आलोचना और विचारधारा जिसमें 22 व्याख्यान हैं, 2014 में ये रचना आई है, 2014 में ये आई है। तो सबसे बाद में तो ये आई 2016 की कविता की ज़मीन, यानी कि सी पार्ट जो सबसे बाद में है, ईरा दूसरा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सी पार्ट सबसे लास्ट में दूसरे ऑप्शन में है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। आलोचना और विचारधारा 2014 की रचना है। उसके बाद इनको क्रम से हम लगा सकते हैं, सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? तो 2 नाटक यहाँ पर हैं जो लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक हैं। आपको पता है लोकतंत्र की बात करने वाले 2 नाटक हमारे कौन से थे? एक था बकरी, बकरी नाटक में बात की गई थी, और दूसरा महाभोज, उनके बारे में बात की थी। देखिए आगरा बाजार में लोकतंत्र की बात नहीं है, एक और द्रोणाचार्य और इसमें नहीं है, आधे अधूरे में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। तो बकरी और महाभोज 2 नाटक ऐसे थे जिनमें लोकतंत्र की आलोचना हुई है। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए, इसको भी मिलान करना है। मिलान करने वाले बहुत सवाल हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आचार्य हैं, सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं, मिलान करना है। भानुदत्त, तो भानुदत्त की रचना कौन सी है इनमें से छांटनी है। भानुदत्त रसमंजरी के लिए फेमस है ना, भानुदत्त की रसमंजरी, ये बन गया। महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक है, ये बन गई सीधी सीधी। रामचंद्र गुणचंद्र की कौन सी रचना है? रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण है। और बची भाव प्रकाशन, ये शारदा तनय की हो गई। तो सारे के सारे मैच हो गए। तो सबसे पहले आप देखिए भानुदत्त की रसमंजरी, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ है? सिर्फ ये एक ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा,
आपको कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, अगर दिक्कत हो तो महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक है, उसको लगा लीजिए, यानी कि चौथे का दूसरा। और चौथे का दूसरा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो इनमें से दूसरा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो 2 इसका उत्तर सही है। ठीक है, सवाल नंबर 11 की तरफ आते हैं। एक कथन है, वो कथन आपको बताना है किसका है। पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है इलियट का है, पसंदीदा कवियों में से एक है इलियट, टी.एस. इलियट। पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, ये इलियट का कथन है। लगे हाथों इलियट की 2 रचनाएं आप कमेंट में जरूर लिखिए, पता लगेगा कि इलियट को आप कितना जानते हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन कवियों का उल्लेख किया है? आपको पता है अभ्रंश काव्य शीर्षक दिया है, कौन से प्रकरण का है ये आप कमेंट कर दीजिए। देशभाषा काव्य, अभ्रंश काव्य, उसके बाद फुटकल, और ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से अभ्रंश में कौन से कवि हैं वो रखे गए हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 12 जो अभ्रंश के कवि पूछे गए हैं, इसमें सबसे पहले जिक्र आता देवसेन का। जब आप देवसेन की बात करते हैं, दूसरे प्रकरण में बात करते हैं, कमेंट आपने कर दिया होगा, प्रकरण 2 की बात कर रहा हूँ, तो देवसेन का सबसे पहले जिक्र है। देवसेन के बाद सोमप्रभु सूर्य का जिक्र है, सोमप्रभु सूर्य के बाद विद्याधर का जिक्र है, मधुकर कवि और श्रीधर का जिक्र उसमें नहीं है। तो ये CDE कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 13। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तो ये संवाद ईदगाह कहानी से किस पात्र का है? तो ये संवाद है मोहसिन का। कौन ये बात बोलता है? ये बात बोलता है मोहसिन। ठीक है, सवाल नंबर 14 की तरफ आते हैं। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये सुदामा पांडे धूमिल का पाठ है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सुदामा पांडे धूमिल तो छांट लिया, लेकिन अब ये बताना है कविता कौन सी थी। जी हाँ, कविता थी नक्सलबाड़ी। कौन सी थी? नक्सलबाड़ी। और आपको बता दें, ये नक्सलबाड़ी आमुख पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित होती है। कहाँ प्रकाशित होती है? आमुख पत्रिका में 1967 में बनारस से निकलती थी। बाद में ये संसद से सड़क तक में शामिल कर ली गई थी नक्सलबाड़ी, वो बात अलग है। सवाल नंबर 15। अर्धसंवृत स्वर। सवाल नंबर 15 है, अर्धसंवृत स्वर आपको बताने हैं कौन से हैं। देखिए, अर्धसंवृत वो होते हैं जो कम मुंह खुलने पर, जैसे मुंह कम खोलना पड़े और उनका साउंड हम निकाल लेते हैं, वो होते हैं अर्धसंवृत स्वर। तो ऐसे केवल यहाँ पर 2 हैं, एक तो है ए और एक है ओ। तो ए ओ अगर आप बोल करके भी देखेंगे तो पता लग जाएगा, ए ओ बहुत कम मुंह खोलना पड़ता है और आप इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 16। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? तो ये बारडोली की बैठक थी, आपको पता होगा। बारडोली बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तथ्यात्मक चीजें हैं। अब आ जाइए सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको समझिए। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। पहली बात तो हम आपको बता दें, 16वें अध्याय में अलंकारों की बात जरूर है, लेकिन अलंकारों का निरूपण नहीं है, अलंकारों के लक्षण हैं। क्या है? अलंकारों के लक्षण हैं। तो ये बहुत टिपिकल सवाल हो जाता है यहाँ पर, अलंकारों के लक्षण है वहां पर, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 16वें अध्याय में अलंकारों की बात जरूर है, लेकिन निरूपण नहीं है, लक्षण है। दूसरी बात, उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। यह बात भी आपकी सही है, ये तो सही है, अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्य दर्श के 2 और 3 परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, ये बात भी आपकी सही है। बताइए काव्य दर्श किसकी रचना है? कमेंट करके आपको याद करवा दी गई थी। अगर ना याद हुई हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर काव्य शास्त्र का वीडियो पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। भामा की रचना काव्य अलंकार, उसमें 6 परिच्छेद हैं। अगर वो बात
छोड़ करके हम काव्य अलंकार एक किसकी रचना है? भामा के अलावा उसमें 16 परिच्छेद हैं, उस आचार्य का नाम भी आप लिख दीजिए। अगली जो कथन है काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह जो है वो किसकी रचना है? ये उद्भट की रचना है। किसकी रचना है? उद्भट की, ना कि रुद्रट की। ये रुद्रट की नहीं है, ये उद्भट की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन कौन सा सही है? एक तो बी ठीक हो गया इसका, एक सी ठीक हो गया इसका, और एक हो गया इसका डी ठीक हो गया। तो बी सी डी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। रुद्रट वाला ये गलत हो जाएगा और पहले वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18, बहुत आसान सवाल है अगर आप व्याकरण में थोड़े से भी सक्षम हैं तो। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी वो होते हैं जो लिंग वचन पुरुष कारक से ना बदले, जिसमें कोई विकार पैदा ना हो। ठीक है, तो संज्ञा में विकार पैदा हो जाते हैं, विशेषण भी बदल सकता है, क्रिया भी बदल सकती है, क्रिया विशेषण कभी नहीं बदलते। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सवाल नंबर 19, देश की बात निबंध, तथ्यात्मक सवाल है। देश की बात निबंध आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का देश की बात निबंध है, एकदम सही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? बहुत डीपली अगर आपने इस रचना को पढ़ा है तब आप ये सवाल कर पाएंगे। तो तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं, ये संस्कृति के 4 अध्याय में ये आपको बताना है। तो पहली बात, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता के उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति के प्रतिपादन करते हैं। एकदम सही बात है, ये एकदम सत्य कथन है, तो ये बात सही है। दूसरा, कर्मण ग्रस्त को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कर्मण ग्रस्त को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता, तो ये कथन जो है गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ये एकदम सही है। तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, ये सही है। डी पार्ट को देखते हैं। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है। नहीं, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है, ये बात सही नहीं है। तो ये तिलक के बारे में ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अगला, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म में है। योग का अर्थ गीता में कर्म है, ये बात एकदम सही है। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो ए, सी और ई, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 21 में क्या कहते हैं कि इन घटनाओं को क्रम से लगाना है, पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास घटनाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, आर्य समाज की स्थापना वर्ष, और एक है आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ब्रह्म समाज जो है 1828 में हुआ था, ये आपको पता है 1828 में। उसके बाद अगर आर्य समाज की बात करें तो 1875 में था। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के आधार पर अगर हम चलें तो इस सीक्वेंस के आधार पर निकालें तो ब्रह्म समाज के बाद कौन सा आया? ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज की बात करते हैं, तो ई, उसके बाद ए, आर्य समाज। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आनंद मठ। आनंद मठ जो है 1952 में प्रकाशित होता है। आनंद मठ 1952 में था। ठीक है, उसके बाद विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन हुआ और फिर गीतांजलि का प्रकाशन हुआ। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको बता चुके हैं, ई, ए, बी, डी, सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 22, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद के नाटक इतने आसान नहीं होते मंच पर प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन एक निर्देशक हैं जिन्होंने सफलता पाई, उनका नाम है बी कारण शांता गांधी। तो शांता गांधी ने वो कारनामा किया, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना इन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। स्मृति आख्यान यानी संस्मरण की पुस्तकें आपको बतानी है, सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन सी हैं। देखिए, आपको बता दें, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी की है और 2004 की है। ये संस्मरण है, बिल्कुल सही है। लोट आओ धार, ये दूधनाथ सिंह की रचना है, संस्मरण है दूधनाथ सिंह का। दूधनाथ सिंह का संस्मरण है, 1995 में आया था, ये भी संस्मरण है। लोट आओ धार भी संस्मरण है। याद हो कि न याद हो,
ये काशीनाथ का है और ये 1992 की रचना है। ये भी एक संस्मरण है, ठीक है। रही बात गोलमेज की और मुखड़ा, क्या देखें, ये संस्मरण नहीं है। तो हमारे पास जो संस्मरण आए हैं वह है नंगा तलाई का गाँव, लोटा उधार, याद हो कि ना हो, यानी कि एक, यानी ए, सी और डी, ए सी डी जो आपको नजर आए, ऑप्शन नंबर 1 वो सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24, फिर आपको मिलान करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य, ये 4 किताबें हैं। आपको इनके क्रम में जोड़ना है, लेखकों के साथ जोड़ना है इनको। देश का धन, देश का धन जो है वो 1908 में रचना आती है और एक बेहतरीन जो हमारे लेखक थे जिनका नाम आपको पता है, राधा मोहन गोकुल, राधा मोहन गोकुल की ये रचना है देश का धन। इसके अलावा राधा मोहन गोकुल की आपको बता दें नीति दर्शन भी एक किताब है, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, पहला तीसरे के साथ। तो ये पहला तीसरे के साथ, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। फिर दूसरा देखते हैं कहाँ, जहाँ दूसरा बात बन जाएगा वहीं से हमारा उत्तर बन जाएगा। गुलामगिरी, गुलामगिरी आपको पता है संवाद शैली में लिखी गई थी। किस शैली में लिखी गई थी? संवाद शैली में लिखी गई थी। और गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की रचना है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। तो गुलामगिरी को अगर ज्योतिबा फूले के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरे का चौथा, यानी कि बी ऑप्शन जो है 4 के साथ जुड़ा है केवल इसमें, चौथा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना की बात करें तो वो आ जाएगी ताराबाई शिंदे की, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 25 और संभवतः आज का आखिरी सवाल हम लेते हैं। सूची 1 की सूची 2 से फिर मिलान करनी है। पंक्ति दी गई है और ऊपर से कविताएं दी गई हैं, आपको पंक्ति को कविताओं के साथ मैच करना है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, पिता का नाम न बोल सकेंगे, राधेयकरण की बात है ये। रश्मि रथी से पंक्ति है, किससे है? रश्मि रथी से। तो पहला रश्मि रथी के साथ जुड़ा हुआ है, पहला रश्मि रथी के साथ जुड़ा है, तो ए तीसरे के साथ जुड़ा है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से। ये आपको पता लग रहा है कि साकेत की कहीं ना कहीं बात हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकी, उर्मिला की बातें हैं, और ना मैं उनकी पूछ सकी। नवम सर्ग की जहाँ पर मुझे याद आ रहा है पंक्ति है, तो दूसरा ये साकेत की पंक्ति है, तो दूसरा इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तोड़ दो एक क्षितिज में भी देखूं उस ओर क्या है, तोड़ दो एक क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो ये आपका जुड़ रहा है सीधा सीधा सांध्य गीत से। किससे जुड़ रहा है? सांध्य गीत से। और आखिरी पंक्ति है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, इनके साथ ये पंक्ति जुड़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने 25 सवाल किए हैं, 25 सवाल किए हैं, पूरा पेपर हम हल करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि अगले पार्ट आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हम पूरा पेपर हल करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के, 100 के 100 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के, हम इनको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल हमारा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।